जिंदगी को अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में सेहत से भरपूर चीजों का सेवन करें। लाइफ में हमेशा रहे ऑल इज वेल, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में आपकी किसी न किसी परेशानी या फिर बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब आपको बताते हैं आयुर्वेदिक निदान, और इसमें हमारा साथ देने के लिए हमेशा की तरह आज भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में हम पूरे हफ्ते आपकी सेहत से जुड़ी किसी न किसी समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी के आज के शो में हम बात करेंगे वजन बढ़ जाने के डर की बीमारी यानी कि एनोरेक्सिया की। इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे। ऐसा देखा गया है कि फिट दिखने के लिए, फैशनेबल रहने के लिए, खासकर अगर मॉडल्स की बात करें या फिर खुद की बात करें, अगर हम भी चाहते हैं कि हम मॉडल्स की तरह नजर आएं, तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि हमारा वजन घट जाए, स्लिम ट्रिम दिखने की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत पतले हो जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये होता है कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है। खासकर लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनके साथ ये दिक्कत होती है। तो आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब इसी बीमारी के बारे में हमें जानकारी देंगे और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या होती है ये बीमारी, कितनी खतरनाक है ये बीमारी, और साथ ही ये भी जानेंगे संजीवनी टिप्स में कि किस तरह से हम इसे दूर कर सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी दुरुस्त हो तो उसके लिए कौन से खास उपाय करने हैं, ये भी आज डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि एनोरेक्सिया यानी कि वजन बढ़ने का डर, ये बीमारी क्या होती है और कितनी खतरनाक होती है। डॉक्टर साहब, खासकर क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो लड़कियों की बात करें तो उनको यही होता है हमेशा कि मैं मोटी लग रही हूँ, मोटी दिख रही हूँ, और उसी कोशिश में अपने आप को पतला दिखाने की कोशिश में वजन घट जाए उनका तमाम प्रयास करती हैं। तो क्या होती है ये बीमारी और इसका क्या ताल्लुक है? बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है। एक तो होता है कि आप वास्तव में मोटे हैं, आपका शरीर खराब है, आपका फिगर अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप कोशिश करते हैं। लेकिन ये बीमारी जो है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको बोलते हैं, कि आप मोटे नहीं हो, बहुत पतले हो, आपकी हड्डियां दिख रही हैं, लेकिन आपके माइंड में एक चीज बैठी हुई है कि मेरा फिगर ठीक नहीं है, मैं मोटा हूँ, मुझे शरीर कम करना है, मेरा शरीर जो है बहुत खराब है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। इस तरह की जब आपके दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है और दिन भर आप जो है वजन को लेकर ही जो है चिंतित होते रहते हैं, दिन भर आप डाइट के बारे में ही सोचते रहते हैं और कोई विषय आपके दिमाग में होता ही नहीं है, तो ये फिर हम कहते हैं कि एनोरेक्सिया का रोग आपको ये हो गया है। तो एनोरेक्सिया जो है जरूरी नहीं है वो केवल लड़कियों में हो या महिलाओं में ही हो, पुरुषों में भी काफी मात्रा में ये रोग देखने को मिलता है, बराबर दोनों में ही होता है। क्योंकि कुछ पुरुषों के अंदर भी मानसिक ऐसा कुछ धारणा उनकी बन जाती है कि उनका फिगर अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा पेट बाहर निकला हुआ है या फैट ज्यादा बढ़ गया है, कहीं उसके चेहरे पर जो है ज्यादा फैट बढ़ गया है। तो ऐसी चीजों को लेकर के वो चिंतित जब हो जाते हैं तो खाना वो बिल्कुल बंद कर देते हैं, बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं। तो उससे क्या होगा, अनेक प्रकार के उनको रोग आ जाते हैं, अनेक प्रकार के डेफिशिएंसीज उनको बॉडी में हो जाती है। यहाँ तक के इस रोग का अगर सही समय पर उपचार ना किया जाए तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा भी होता है क्योंकि वो उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि मुझे वजन और कम करना है, अपना वजन कम करना है, कुछ खाएंगे नहीं तो मर ही जाएगा आदमी, फिर क्या करेगा। आखिरकार कैसे होती है इस बीमारी की शुरुआत, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। विकास जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो जी जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं जुकाम बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ देखिए जुकाम सर्दियों में होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपको इसको दूर रखना है तो अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति, हम जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उसको मजबूत करना चाहिए। जो लोग कमजोर होते हैं, जिनका नाक, गला, फेफड़े वो वीक होते हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं ठंड, बार बार उनको सर्दी लगती है, बार बार छींकें आती हैं, जुकाम होता है, कई तरह के रोग उनको आ जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ठंड से बचने का प्रबंध करना चाहिए। ठंड से बचने के लिए दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना सिर, विशेष तौर से आपका कान, वो ढका हुआ होना चाहिए और पैर भी आपके गर्म होने चाहिए। यहाँ से सबसे पहले ठंड पैर से और कान से ही पकड़ती है। दूसरा जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीजें सर्दियों में वैसे देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। वो लड्डू बनते हैं गोंद वाले, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के खाते हैं लोग दूध के साथ।
या गज्जक मिलती है, आपको गुड़ की पट्टी मिलती है, जो मूंगफली वाली मिलती है, तिल की मिलती है, इनका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में अगर हम आए तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं। च्यवनप्राश हमारे यहाँ ऐसा एक रसायन औषधि है जिसका सेवन करके आप अपने फेफड़ों को मजबूत करें। लेकिन च्यवनप्राश के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि च्यवनप्राश के नाम पर आजकल बहुत सारी मार्केटिंग होती है, इसमें फलानी चीज डली हुई है, इसमें वो चीज डली हुई। च्यवनप्राश एक शास्त्रीय फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला जो च्यवनप्राश है उसी को आप सेवन करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, हमारे शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाता है वो, तो उसके लिए आप जरूर ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो है, अगर प्रॉब्लम आपको ज्यादा गंभीर है, बहुत पुरानी है, तो फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको जरूर लेनी चाहिए। काफी सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो आपके रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकती हैं। लेकिन औषधियाँ लेने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श। अपनी मर्जी से कोई आयुर्वेदिक दवाई आप मत लीजिए। कहीं से आपने सुन भी लिया हो कि भाई फला आदमी को ऐसा ही रोग था, उसने ये ऐसी दवाई ली थी, मैं भी वही दवाई ले लूं, ऐसा आयुर्वेद में हम नहीं आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है, उसकी प्रकृति भिन्न है, उसकी आयु, कहाँ का रहने वाला है, कितनी शक्ति है, मानसिक शक्ति कैसी है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। उसके पश्चात आपको औषधि आपको बताई जाती है। औषधियाँ जो है वो हमेशा चिकित्सक की देखरेख में उनसे परामर्श करके, उनसे बातचीत करके ही लेनी चाहिए। और इसीलिए हमने आपके लिए एक सुविधा रखी है कि यदि आपके आसपास कोई अच्छे चिकित्सक नहीं उपलब्ध हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनसे आप फोन के माध्यम से अपनी किसी भी रोग के बारे में निःशुल्क परामर्श आप ले सकते हैं। फोन के माध्यम से बात करें, वो आपको सारी चीजें समझाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एनोरेक्सिया की। डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि आखिरकार एनोरेक्सिया होता क्या है, किस बीमारी को कहते हैं एनोरेक्सिया। लेकिन आइए ये जानते हैं कि कैसे इस बीमारी की शुरुआत होती है। डॉक्टर साहब, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, कैसे शुरुआत होती है इस बीमारी की? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि ये जो है वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मोटा है और वो वजन कम करने के लिए डाइट कम कर रहा है, उसको एनोरेक्सिया नहीं कहते हैं। ये थोड़ी समस्या, इसकी शुरुआत जो आपने पूछी है, तो शुरुआत इसकी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर से होती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस रहा हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, या उनमें कोई कॉम्प्लेक्स आ गया ऐसा अपने शरीर को लेकर के, अपने फिगर को लेकर के, उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है जो कि सत्य नहीं है। या कभी कभार हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है ब्रेन में, मतलब कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड रोग है। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी कई लोगों को रहती है, कभी हमेशा डरे हुए से रहते हैं कि उनको लगता है कि कुछ मेरे जिंदगी में कुछ ना कुछ खराब चल रहा है, या अपने प्रति कोई हीन भावना, हमेशा जो है परफेक्ट दिखने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे देखे होंगे लोग आपने कि हमेशा उनको चाहिए कि मेरा बॉडी बिल्कुल फिट होना चाहिए, बहुत जो है उसमें मेंटली वो बिल्कुल उसमें ऑब्सेस्ड होते हैं उसके लिए। तो ऐसा जिन लोगों को हो, वो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर वो खाना खाने से भी डरने लगते हैं, अपना वजन को हमेशा चेक करते रहेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे, शरीर बिल्कुल पतला होगा, फिर भी उनको लगेगा कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, उस तरह का जो है। तो शुरुआत इसकी डेफिनेटली माइंड से होती है, माइंड रिलेटेड बीमारी इसको हम मानते हैं। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। डॉक्टर साहब, वैसे अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि माइंड से कनेक्टेड होता है, तो इसकी शुरुआत, हालांकि आपने हमें बताया, लक्षण की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? लक्षण इसमें यही होता है कि देखिए, आप खाना खाते ही नहीं है, हमेशा जो है जब भी आप डाइट कोई देखते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि इसमें फैट ज्यादा है, ये मेरा वजन बढ़ा देगा। वेट, डाइटिंग और कैलोरीज, इसी के बारे में जो आदमी दिन भर बात करता रहता है, ये उसका एक मेन लक्षण है। इसके अतिरिक्त खाना खाने में वो जो है मतलब झूठ बोलेगा। घर वाले कहेंगे खाना खा लिया, हाँ खाना खा लिया मैंने, तो खाना खाते नहीं है लेकिन वो कहते हैं खा लिया। या कई बार अगर घर वाले उसको सामने बैठा के भी खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर खाने को फेंक देते हैं, या बाथरूम में जाकर के वॉमिटिंग कर देंगे, उल्टी करके खाना बाहर निकाल देंगे, पानी का टैप दिया ताकि वॉमिटिंग की आवाज ना आए और जाके उल्टी कर दी। इस तरह के लक्षण जो होते हैं कई लोगों में देखे होंगे आपने, हमारे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे। तो ये लक्षण जो है ये इस रोग की है कि आपको एनोरेक्सिया का रोग है और माइंड में आपके ये चीज बैठी है, इसको इलाज करना बहुत जरूरी है। और इलाज केवल इसमें फिजिकल नहीं होता, मेंटल आपको जो है कुछ न कुछ इसमें प्रयास करना पड़ता है, तभी आपका ये दिमाग से वो चीज आपको निकालना, दिमाग को अपने रिलैक्स करना,
ये बहुत आवश्यक है। तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल अभी से अपनाना है यदि आप इस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसे ये बीमारी है और वो इस बीमारी से परेशान है, तो आपको भी जानने हैं कि आपको किस तरह का बर्ताव उस व्यक्ति से करना है जिसे ये बीमारी है। डॉक्टर साहब, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए फैमिली की अगर हम बात करें? कौन सी सावधानियां ऐसी हैं जो वो बरते हैं उस मेंबर के प्रति? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो घर वाले हैं उसको डांटेंगे, उसको गुस्सा करेंगे, खाते क्यों नहीं हो, डराएंगे, जबरदस्ती खिलाएंगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको समझाया कि उसके माइंड का प्रॉब्लम है, उसके मन को जो है कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ खराबी है, विकृति है, तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत है, ताकि वो व्यक्ति जो मानसिक लेवल पर जो है उसको विकृति हुई है, उस विकृति को हम ठीक करने में उसकी सहायता कर पाए, तब जाकर के वो रोगी ठीक होगा। तो इसमें मुख्य रूप से सपोर्ट की जरूरत है, उसके रोग को समझने की जरूरत है। ऐसा मत समझिए कि ये जो है बहुत बच्चा हमारा खराब है, बात ही नहीं सुनता है, हम इसको कितना समझाते हैं कि खाना खाया करो, खाना ही नहीं खाता है, फिर उसको आप डांटने लगे, उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना लगे, उससे ज्यादा और ज्यादा खराबी आ जाएगी उसको, और ज्यादा उसमें हीन भावना आएगी, और ज्यादा वो अपने आप को सोचेगा कि मैं बुरा आदमी हूँ, मैं खराब हूँ, तो उससे ज्यादा और प्रॉब्लम उसको बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत सेंसिटिव माइंड के होते हैं, उनका मन जो है बहुत सेंसिटिव होता है। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार हम कैसे एनोरेक्सिया से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो खास उपाय, वो खास बातें जो बेहद जरूरी है जाननी हमारे लिए, किस तरह से हम इससे छुटकारा पाएं? देखिए, सबसे पहले हमने माइंड की बात की है, तो बहुत आवश्यक है कि अपने माइंड को मजबूत करना, माइंड को रिलैक्स करना। कई चीजें हैं, शवासन करें, डीप ब्रीदिंग करें, योग निद्रा बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है इसमें, जो आप किसी योगाचार्य से मिल करके कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान से बहुत फायदा होगा। एरोमा थेरेपी यानी कि कुछ ऐसी खुशबू, ऐसी चीजें या कोई ऐसी म्यूजिक जो रिलैक्स, जो आपके माइंड को करती है। मन को आपको शांत करना है, मन को उस विषय से हटाना है, क्योंकि जो 24 घंटे आप केवल वेट के बारे में, डाइटिंग के बारे में सोच रहे हैं, उस मन को कहीं ऐसी जगह लगाइए जहां आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आए। किसी चीज में आप चाहे म्यूजिक बजाएं या म्यूजिक सुने, और म्यूजिक भी किस तरह का सुने, जो रिलैक्सिंग म्यूजिक, या आप कोई ऐसी जो एक्टिविटी करें जिसमें आपका माइंड एब्जॉर्ब हो, आपके मन को उसमें रिलैक्सेशन मिले, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो फिजिकल लेवल पर अगर हम बात करें, तो फिजिकल लेवल पर थोड़ा पोषण, जिसको कि हम आयुर्वेद में ब्रंगण चिकित्सा बोलते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे शरीर में वृद्धि करती हैं, ऐसी चीजों का सेवन किया जाए। खजूर, किशमिश और बादाम दूध में मिला के दिया जाए। गाजर को कद्दूकस करके दूध में पका करके अच्छी तरह से खूब देर उसको पकाएं, उसको थोड़ा सा टाइट जैसा बन जाए, वो हलवा जैसा बन जाए, उसको खिलाएं, उससे बहुत फायदा होगा। शरीर में थोड़ी सी शक्ति आएगी, वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ जो है सिर में मालिश करना बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर शिरोधारा, पंचकर्म की जो चिकित्सा होती है, नस्य चिकित्सा, या कई बार हम जो है कुछ तेल की एनिमास भी देते हैं, ऑयल बस्ती उसको बोलते हैं, वो बहुत फायदा करते हैं इसमें। तो पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें करा सकते हैं, कुछ औषधियां आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस व्यक्ति को सपोर्ट चाहिए, उसको समझाने की जरूरत है। काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है इसमें, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, बार बार उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आपका शरीर ठीक है, आप खराब नहीं लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसा भी है, ताकि उसको बार बार दिमाग में ये ना आए कि मेरा फिगर बहुत खराब है, मैं बहुत मोटी हूँ या मैं बहुत मोटा हूँ। इस तरह का उसके दिमाग से ये निकालना पड़ेगा। बिना वक्त गवाए बात करते हैं संजीवनी टिप्स की और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कैसे हम अपनी इन खूबसूरत आंखों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे इनकी रोशनी बढ़ा सकते हैं। आखिरकार क्या है आज के डॉक्टर टिप्स? डॉक्टर साहब, हर कोई चाहता है कि जो उनकी आंखें हैं वो एकदम चुस्त दुरुस्त रहे, यहाँ तक कि उम्र 70 पार भी हो जाए तो भी आंखें जो है वो चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए, ताकि हम खूबसूरत सी सृष्टि को देख सके। लेकिन कैसे आंखों की रोशनी बढ़ाएं? देखिए, आंख की केयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग, हम जो है आंखों को कभी धोते नहीं है, उसकी केयर नहीं करते, केवल चेहरे की केयर करते हैं, त्वचा की केयर करते हैं, बालों की केयर करते हैं, आंख की कभी केयर नहीं करते। तो आंखों की केयर कैसे होगी? सुबह जब आप सो के उठते हैं, सबसे पहले आप आंखों को अच्छी तरह से धोइए, पानी के छींटे, और अगर हो सके तो त्रिफला का पानी आप रख लीजिए। रात को त्रिफला मोटा मोटा 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, 1 चम्मच। सुबह उसको छान करके
उससे आप अगर आंखें धोएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। दूसरा, जैसे सूरज निकलता है, थोड़ा सा अगर सूरज निकल आया है, धूप है, तो आप बाहर जा करके सूरज की तरफ देखें और आंखें बंद करके थोड़ा आंखों को, जैसे सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़े, थोड़ा बहुत आप आंखों को, अपने गर्दन को ऐसे हिलाएं तो आंख बंद करके, तो उससे भी आपकी आंखों को शक्ति मिलती है। आंखों की जो पुतली है हमारी, उसको रोटेशन करना, उसको क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, या फिर ऊपर नीचे ऐसे करना, फिर दाएं बाएं उसको, ये हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अतिरिक्त भोजन में विटामिन ए की मात्रा होनी चाहिए। ग्रीन हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए, पालक है, या सेब का सेवन आप करें, आंवले का सेवन करें। यह एक छोटा सा नुस्खा हम बार बार आपको पहले भी बताते हैं। 50 ग्राम बादाम ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें और 10 ग्राम सफेद मिर्च ले लें। इनको मिला करके सबको चूर्ण बनाएं और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। तो थोड़ा सा अगर आप केयर करेंगे, और समय समय पर बहुत आवश्यक है, जब भी समय मिले तो हमारे यहाँ आइए, 5-6 दिन आप रहें, नेत्र बस्ती कराइए। साथ में और भी पंचकर्म चिकित्सा, जो कि पित्त को निकालने के लिए विरेचन आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहे। और बहुत सही आपने कहा है कि यदि हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी, तो हम अपने जीवन को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।